स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी क्षितिज गद्य के पाठ सावले सपनों की याद जाविर हुसैन द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं जाविर हुसैन। पक्षियों से संबंधित यह पाठ है। तो इसमें कवि ने पक्षियों से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हमें पक्षियों का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। पक्षी जो हैं उनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है। वैसे तो हमें सभी जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इस पाठ से आज हम जो पढ़ेंगे उससे हम ज्ञान भी लेंगे कि हमें भी पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेखक ने लिखी है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से पक्षियों के प्रति समर्पित था। तो ध्यान से समझना इसको। पाठ का सारांश, सावले सपनों की याद। इसका नाम है सावले सपनों की याद। सावले कहते हैं हल्की हल्की, सावले सपनों की याद। पाठ जाविर हुसैन द्वारा रचित प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक। वो क्या थे? जाविर हुसैन पक्षी। जाविर हुसैन द्वारा रचा गया है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? सालिम अली। ध्यान रखना, कभी जाविर हुसैन लिख दें आप परीक्षा में आए तो। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? सालिम अली। जिनके जीवन पर किसने लिखा है? लेखक है जाविर हुसैन। तो जाविर हुसैन ने किसके बारे में लिखा? सालिम अली के बारे में। और वो क्या थे? पक्षी प्रेमी थे। और क्या थे? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, यानी पक्षियों पर रिसर्च भी करते रहते थे। तो सालिम अली के जीवन की घटनाओं पर आधारित एक संस्मरण है। ठीक है बेटा, संस्मरण कहा गया है इसको। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के बाद अपने दुख को इस पाठ में कलमबंद किया है। यानी जो पाठ लिखा गया है इसमें सालिम अली की मृत्यु के बाद, यानी अपने दुख, यानी उन्हें जो दुख प्रकट होता है वो अपने हाथों से लिखा है। इसमें सालिम अली के जीवन, उनकी सादगी यानी साधारण व्यक्तित्व तथा लगन यानी मन से काम करना, लगन से सुंदर चित्रण है। जून 1987 यानी जून में 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तब सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत के खामोश वादियों की तरह आगे आगे अपने अंतिम सफ़र पर सालिम अली जा रहे हैं। यानी जिस समय सालिम अली की विदाई हो रही थी, अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो उस समय पक्षियों का हुजूम वहाँ से निकला जा रहा था। अपने प्रिय रक्षक के अंतिम यात्रा में वह शोक मना रहे थे। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से मुक्त होकर, भीड़ भाड़ यानी समाज के लोगों के लिए कहा है कि समाज में जब व्यक्ति आता है, यानी भीड़ भाड़ से जिंदगी और तनाव के माहौल से मुक्त होकर, यानी अब उनकी अंतिम यात्रा है, मृत्यु हो गई है, तो यानी इस भीड़ भाड़ से वे अपने आप को जुदा करते हुए चले जा रहे हैं। मुक्त होकर वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे थे। यानी प्रकृति में विलीन हो गए क्योंकि वो समाप्त हो चुका है उनका जीवन। जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गया हो। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को कोई अपना जीवन देकर भी जीवित नहीं कर सकता, उसी प्रकार सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठते थे। लेखक कहता है कि न मालूम, अब यहाँ देखो एक इसी से संबंधित घटना बताइए। लेखक कहता है कि न मालूम कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, यानी बर्तन मिट्टी के, तो दूध छाछ पिया था। कब कुंजों में विश्राम किया था, यानी कुंज कहते हैं बेलों से लदी हुई कुंज, है ना। और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीत में कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू भरा हुआ है। यानी ये आप जानते हैं, आज भी वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। लेखक सालिम अली के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताता है कि, ये बताया है कि नहीं, या ये भी कह सकते हैं हाँ, उन्होंने डालते हुए बताया है कि
वह कमजोर काया वाला व्यक्ति, यानी बहुत कमजोर थे सालिम अली, व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा, यानी चल बसा यानी अपनी मृत्यु हो गई, यानी वो लगभग 100 वर्ष के होने वाले थे। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज, हिफाजत एवं सेवा में लगे रहे। यानी सालिम अली अंतिम यानी मरते दम तक क्या करते रहे? पक्षियों की खोज करना, उनकी हिफाजत करना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनका यही कार्य था, क्योंकि वो पक्षी वैज्ञानिक थे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई होगा। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया के समान अपने आस पास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना ने पूरा साथ निभाया। यानी उनकी पत्नी जो थी तहमीना, वह भी उनका सहयोग किया करती थी पक्षियों के देखरेख के संदर्भ में। ठीक है। सालिम अली ने केरल की, अब यहाँ बताया है, देखिए पाठ आपको पढ़ना है बेटा, आपके पास बुक है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये तो मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिखा है, शॉर्ट में समझाया है, यानी इसकी कहानी जब आपकी समझ में आ जाएगी तो आप इसे पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो ये तो मैंने संक्षेप में लिखा है, विस्तृत आपको पाठ को पढ़ना ही होगा। तो सालिम अली ने केरल की, यानी अब ये घटना केरल की बताइए। केरल में एक स्थान है साइलेंट वैली। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों के, यानी वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी या गर्म हवाएं गर्मियों में, तो झोंकों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से, तो वहाँ पर क्या था, पक्षी मर रहे थे, तो तब ये सालिम अली प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे चौधरी चरण सिंह, तो उनसे जाकर मिले थे, उनसे अनुरोध किया था। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का महत्व समझने वाले पहले और आखिरी नेता थे। वो इनसे क्यों मिलने गए थे? क्योंकि वे भी एक किसान थे, यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र से वो आते हैं। ये क्या, इन्हें चौधरी साहब कहा चरण सिंह को। देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर है आज, जो हम मेरठ में हैं। ठीक है। तो वो इस चीज़ को समझते थे, जानते थे, तो इसलिए वो जो सालिम अली उनसे जाकर मिले, क्योंकि वो ही इस दर्द को समझ सकते थे। आगे पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई, यानी उनकी आंखों से आंसू आ गए। जब सालिम अली ने सारी घटना पक्षियों के मरने की, केरल की घटना साइलेंट वैली स्थान पर तो उनके सामने रखी, तो इस चित्र को रखने पर, यानी एक कल्पना उनके सामने रखी, जैसी जैसी वहाँ घट रही थी, तो चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज सालिम अली और चौधरी साहब दोनों ही नहीं हैं, यानी आज सालिम अली भी नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। चौधरी चरण सिंह जो हैं बागपत के रहने वाले हैं, मेरठ के पास बागपत है। उनके बेटे का नाम है अजीत सिंह, आप जानते होंगे, राजनीति में है अजीत सिंह, लोकदल पार्टी से हैं, तो ये हमें थोड़ी सी जानकारी ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है। और जयंत चौधरी उनके पोते हैं जो अजीत सिंह के बेटे हैं, तो ये भी ध्यान रखें। अब आगे, आज सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने वाला कोई नहीं। यानी अगर आज हम बात करें पक्षियों से संबंधित, जो कभी चौधरी चरण सिंह और सलीम अली सोचा करते थे, लेकिन आज सौंधी मिट्टी, यानी जो खुशबू थी मिट्टी की और उगी ही फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने वाला कोई नहीं है। अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? यानी उन्होंने तो वकालत की थी प्रधानमंत्री से, लेकिन क्या आज के समय कोई वकालत करने वाला है? आगे देखिए, सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाम से अपनी आत्मकथा, यानी अपनी आत्मकथा लिखी थी। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, देखिए बिल्कुल एक वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक, जिनका नाम था D.H. लॉरेंस, और उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। ठीक है। तो अब इसमें बताया गया, उसमें जो कथा लिखी, इसमें लिखी है आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो, तो D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, यानी वो मर चुके थे जो वैज्ञानिक थे D.H. लॉरेंस, तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें,
उनसे पूछा कि बताएं कुछ, तो उसने उत्तर दिया कि छत पर बैठने वाली गौरैया यानी चिड़िया हम दोनों के बारे में मुझसे अधिक जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में, अब उसके बारे में बताया है, बचपन में उनकी एयरगन से गौरैया घायल हो गई थी। किसकी? सालिम अली। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो DS लॉरेंस की बात की है, तो उनकी पत्नी ने कहा था, फ्रीडा लॉरेंस ने, कि मेरे से ज़्यादा तो हमारे जो पक्षी जो बैठते हैं आकर छत पर, तो छत पर बैठने वाले वो मुझसे ज़्यादा DS लॉरेंस के बारे में जानकारी आपको दे सकते हैं, ऐसी बात कही थी। अब देखिए सालिम अली के बारे में छोटी सी बात बताई गई है कि सालिम अली जब छोटे से थे, बच्चे थे, तो बचपन में उनकी एयर गन यानी उन पर छोटी सी एयर गन थी और वो वैसे ही खेल रहे थे, तो गौरैया घायल होकर गिर गई थी उनके, वो उसमें घायल हो गई थी, उन्होंने एयर गन को चला दिया था और उसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया और घायल होने पर उन्हें बड़ा दुख हुआ और तभी से वो एक पक्षी प्रेमी बन गए थे। और लॉरेंस की तरह लंबी दूरबीन लटकाए, यानी वो अपने गले में क्या रखते थे, जैसे DS लॉरेंस थे वैसे सेम ये अभी दूरबीन लटकाए रखते थे। और ये दूरबीन कब हटी थी? जब इनकी मृत्यु हुई, तब तक इनके गले में ही लटकी रही थी। जगह जगह पक्षियों की तलाश करते रहे, अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की आंखें उनके जाने पर भीग गई हैं, यानी आज लेखक जब ये लिखा उन्होंने पाठ को, तो उनकी आंखें उससे भी आंसू आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पक्षी प्रेमी यानी पक्षी प्रेमी उन्होंने ना तो देखा है और ना सुना है, और आज के समय में तो शायद ही कोई मिले उन जैसा व्यक्ति जो पक्षियों से प्रेम करे। तो बेटा इस पाठ को पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है, हमें भी पक्षी प्रेमी होना चाहिए। जैसे जीवन हमारा होता है वैसे पक्षियों का होता है, उन्हें भी सारी आवश्यकता है खाने पीने के लिए, तो हमें कभी भी उनके लिए पानी रख सकते हैं, उनके लिए कुछ दाने डाल सकते हैं भोजन के, जिससे उनका पेट भरा जा सके। और पक्षियों की देखरेख हमें करनी चाहिए, हमें उनको हानि पहुँचे ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षियों का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। अगर धीरे धीरे पक्षी लुप्त होते जाएंगे तो वैसे ही मनुष्य भी के लिए भी हानिकारक होगा, क्योंकि आज जो ईश्वर ने हमें हमारे प्रकृति में जो कुछ दिया है वो सब होना अति आवश्यक है। अगर उनमें से कोई चीज़ एक भी खत्म होती है तो बैलेंस बिगड़ेगा तो मनुष्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए इस पाठ को बेटा ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे हम, और शायद हम इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएँ। लेकिन आप अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। वीडियो देखने के, सुनने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।